नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर एक्शन में सीबीआई। नीट पेपर लीक मामले में दर्ज की एफआईआर। ग्रेस मार्क पाने वाले नीट यूजी के 1563 परीक्षार्थियों के लिए कड़े इंतजाम में पुनर्परीक्षा सफलता से हुई संपन्न। रद्द हुई नीट पीजी परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान जल्द। बिहार सरकार नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं से संबंधित मामलों को सौंपेगी सीबीआई। परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता के लिए केंद्र सरकार के कदमों पर देश भर के शिक्षाविदों ने किया स्वागत। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं पर त्वरित कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। छात्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए जांच सीबीआई को सौंपने पर शिक्षा मंत्रालय की सराहना। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बाढ़ प्रबंधन की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। गृहमंत्री ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन में जीरो कैजुअल्टी अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की दोहराई प्रतिबद्धता। सिक्किम और मणिपुर में बाढ़ को लेकर एनडीएमए और जल शक्ति मंत्रालय को विस्तृत रिपोर्ट देने के दिए निर्देश। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर। अबू धाबी में बीएपीएस मंदिर में किया दर्शन और पूजन। अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से करेंगे मुलाकात। साझेदारी के विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा। तमिलनाडु में कल्लाकुरिची शराब त्रासदी को लेकर सवालों के घेरे में राज्य सरकार। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने की डीएमके सरकार के गैर जिम्मेदार रवैये की कड़ी निंदा। भाजपा ने मामले पर इंडी गठबंधन नेताओं की खामोशी पर उठाए गंभीर सवाल। ब्रिटेन के मैनचेस्टर हवाई अड्डे पर बिजली की कमी के कारण कई उड़ानें रद्द। हवाई अड्डे पर सैकड़ों यात्री फंसे। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। नीट यूजी परीक्षा में कथित धांधली के आरोपों के बाद केंद्र सरकार लगातार एक्शन में नजर आ रही है। इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश के बाद से सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करके जांच भी शुरू कर दी है। विशेष टीमों के गठन के साथ ही सीबीआई ने विभिन्न राज्यों में जांच शुरू की है। इस बीच ग्रेस मार्क पाने वाले 1563 परीक्षार्थियों की आज फिर से परीक्षा आयोजित की गई और इसमें 813 छात्र शामिल हुए। आज होने वाली नीट पीजी परीक्षा को फिलहाल टाल दिया गया है। इस बीच बिहार सरकार नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं से संबंधित मामलों को सीबीआई को सौंपेगी। देश के भविष्य के असली कर्णधार देश के युवा छात्र ही हैं। छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए प्रतिबद्धता सरकार का दावा रहा है, जिसको एक बार फिर पूरा करते हुए तमाम गड़बड़ियों की आशंकाओं के बीच घिरे नीट यूजी परीक्षाओं को लेकर सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर नई एफआईआर दर्ज की है। इसके साथ ही राज्यों में दर्ज संबंधित मामलों को भी सीबीआई जांच के लिए लेने की कोशिश करेगी, ताकि पूरी पारदर्शिता से मामले की जांच की जा सके। इससे एक दिन पहले ही शिक्षा मंत्रालय ने पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया था और केंद्र सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करते हुए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 भी लागू किया है। सरकार लगातार परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता को दोहराती आई है। सरकार की ओर से साफ कहा गया है कि ऐसी किसी भी गड़बड़ी में शामिल किसी भी व्यक्ति संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने इन चीज़ों को करा है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके ऊपर भारत सरकार की तरफ से ज़ीरो टॉलरेंस है। सीबीआई की इंक्वायरी के आज कल ऑर्डर कर दिए गए हैं जी, और वो काम आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार आपने देखा है कि जो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कानून भारत की पार्लियामेंट ने ऑलरेडी पास किया हुआ था, उसके रूल्स को भी नियमित कर दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो लीडरशिप है, जो उनके चीफ थे, उनको भी कार्य से मुक्त किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बहुत हाई पार्ट और बहुत ही एमिनेंट लोगों की एक कमेटी को बनाया गया है, जिसमें डॉक्टर राधाकृष्णन हैं जो कि इसरो के चेयरमैन थे, और उनके साथ एक बड़ी हाई पावर्ड कमेटी ऑफ वेरी वेरी एमिनेंट पीपल एंड एकेडमिक्स उनको लगाया गया है।
यूजी और यूजीसी नेट परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोपों के बीच एनटीए के प्रमुख सुबोध कुमार सिंह को शनिवार रात उनके पद से हटा दिया गया और प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए के महानिदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस सब के बीच नीट यूजी परीक्षा में ग्रेस मार्क्स पाने वाले परीक्षार्थियों के लिए आज दोबारा परीक्षा का आयोजन हुआ। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा 1563 छात्रों के लिए देश भर में 7 केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा केंद्रों के बाहर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू रही। आपको बता दें कि ग्रेस मार्क्स को लेकर विवाद बढ़ने के बाद एनटीए ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया था, जिसकी अनुशंसा पर ही 1563 अभ्यर्थियों को दिए गए ग्रेस मार्क्स पहले रद्द किए गए और फिर 23 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद 1563 अभ्यर्थियों के लिए रविवार को परीक्षा का दोबारा आयोजन किया गया। वहीं नीट यूजी परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा रविवार को आयोजित होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया। जल्द ही प्रवेश परीक्षा की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। नीट पीजी एग्ज़ाम में कोई धांधली या ऐसा कोई भी शक नहीं है। सिर्फ ये सोचा गया कि जब एक दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग एग्ज़ाम में जो देशव्यापी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, तो एज अबंडेंट प्रिकॉशन, एहतियात के तौर पे कि इसको भी अभी पॉज पे रखते हैं, क्योंकि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। किसी बच्चे जो उसको डिज़र्व करता है वो मिलना चाहिए। तो एहतियात के तौर पे सारे सिस्टम को देखने के लिए, सारे एसओपीज़ को देखने के लिए दोबारा फिर चेक करना कि कोई कमी ना रह जाए जी। इस मंशा से इसको पोस्टपोन किया गया है। नीट पेपर लीक मामले के तार देश के कई राज्यों से जुड़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के लातूर में नांदेड़ की एटीएस टीम ने संदेह के आधार पर 2 लोगों से पूछताछ की। इससे पहले मामले में झारखंड के देवघर से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। निशांत सौरभ और नीरज कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने नीट यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के मामले में केंद्र सरकार की ओर से की जा रही तेजी से कार्रवाई का स्वागत किया है। आईएमए ने त्वरित कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आभार जताया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपने बयान में कहा है कि वो मामले की जांच सीबीआई को सौंपने और एनटीए के महानिदेशक को पद से हटाने के लिए सरकार का शुक्रिया अदा करती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर केंद्र सरकार तेजी से जो कदम उठा रही है, उसे लेकर देश के तमाम शिक्षाविद स्वागत कर रहे हैं। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से जुड़े अनुभवी शिक्षाविद ये मान रहे हैं कि सरकार जो कदम उठा रही है उसके अच्छे परिणाम जल्दी ही देखने को मिलेंगे। I'm very happy to see that the government of India has taken steps to protect the integrity of the examination. The National Testing Agency chief has been replaced. Dr. Pradeep Karola has been appointed. He's a very good officer. I'm sure he'll clean up. A committee under Dr. Radhakrishnan has been set up. Re-examination are being held in those centers which are there. I think that's very good, but much more has to be done. But the entire process should be rejuvenated to make sure justice is done to the 24 lakh people. मेरे हिसाब से ये जो कदम उठाए गए हैं, ये क्योंकि त्वरित गति से उठाए गए हैं, इसलिए कदम बहुत अच्छे हैं। दोनों केसेस, चाहे वो नेट वाला केस हो, चाहे वो नीट यूजी वाला केस हो, वो सीबीआई को सौंप दिया गया है। तो ये एक सराहनीय कदम है। और साथ ही जो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, उसका नोटिफिकेशन हो गया है, जिसमें जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उसके अलावा 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो मेरे ख्याल से ये जो कदम उठाए गए हैं ये सराहनीय हैं, और ये अगर जो समयबद्ध तरीके से बोला गया है, अगर इनको किया जाता है तो ये बहुत अच्छा होगा। Since this is an issue which affects lakhs of students, a very thorough investigation into the matter is required before an informed decision can be taken. Unfortunately, overnight solutions are not possible in such complex cases. The government has already formed a high-level committee headed by a very respected scientist, Dr. Radhakrishnan, who was the previous chairman of ISRO, who's very eminently suitable for looking at complex issues, having faced such problems in ISRO. So that committee will give its report in 2 months. Further, CBI is inquiring into the matter. The Supreme Court is also seized of this matter. So let's wait for all the inputs to come. नीट परीक्षा में हाल ही में हुई अनियमितताओं को
भारत सरकार ने अत्यधिक गंभीरता से लिया है। सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल मेजर एक हाई लेवल कमेटी इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बनाई गई है, जो न केवल एग्जामिनेशन प्रोसेस, इन्फर्मिटीज इन डाटा लीकेज, डाटा प्रोटोकॉल, बल्कि पूरी वर्किंग ऑफ एनटीए की समीक्षा करेगी और उसके स्ट्रक्चरल सुधारों की अनुशंसा करेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे पूरे भारत सरकार के एग्जामिनेशन प्रोसेस में, एनटीए की वर्किंग प्रणाली में एक स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म सुधार होगा। यूजीसी नेट की परीक्षाओं को भी हाल ही में रद्द करने के मामले पर यूजीसी के चेयरमैन जगदीश कुमार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता की बात एक बार फिर दोहराई है। यूजीसी नेट जो एग्जामिनेशन एनटीए कंडक्ट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ यूजीसी, ए टेस्ट जेआरएफ देने के लिए, पीएचडी रिसर्च फेलोशिप देने के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंटमेंट के लिए ये एग्जामिनेशन जून 18 को हम कंडक्ट किया, लेकिन 19 जून को आसपास 3 बजे हमारा पास इंफॉर्मेशन मिला। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक सेंटर है, इंडियन सेंटर फॉर साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन, I4C कहते हैं, इन्होंने हमको इन्फॉर्मेशन दिया कि एग्जामिनेशन माइट हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। इमीडिएटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसके बारे में एक्शन लिया। 9 बजे तक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यूजीसी नेट को कैंसिल किया, इसलिए कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अभी एनटीए इसके बारे में काम कर रहा है। आगे जो दिनों में हम यूजीसी नेट को कंडक्ट करना चाहते हैं वो डेट्स को भी हम अनाउंस करेंगे। देश में इन दिनों मौसम का मिजाज अलग अलग इलाकों में अलग अलग है। कुछ राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है तो कहीं मानसून पूर्व बारिश से लोगों को राहत मिल रही है। और इस सबके बीच मानसून की दस्तक के साथ ही सरकार भी अपनी तैयारियों को दुरुस्त करने में लग गई है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज उच्च स्तरीय बैठक हुई। गृहमंत्री ने देश में बाढ़ की समस्या कम करने के लिए व्यापक और दूरगामी नीति को तैयार करने के दीर्घकालिक उपायों की समीक्षा की। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के कई राज्यों में हुई ताजा बारिश के चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। कहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश हो रही है तो कहीं मॉनसून ने दस्तक दे दी है। इस बीच देश में बाढ़ प्रबंधन के लिए समग्र तैयारियों की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री ने देश में बाढ़ की समस्या कम करने के लिए व्यापक और दूरगामी नीति तैयार करने के दीर्घकालिक उपायों की भी समीक्षा की। बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने पिछले साल हुई बैठक में लिए गए निर्णयों पर हुई कार्रवाई की भी समीक्षा की। इसके साथ ही सभी एजेंसियों द्वारा अपनाई जा रही आधुनिक तकनीकों और उनके नेटवर्क के विस्तार पर भी बैठक के दौरान चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री ने ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड से निपटने की तैयारियों की भी समीक्षा की। साथ ही उन्होंने बाढ़ नियंत्रण के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा उपलब्ध कराई गई सैटेलाइट इमेजिंग के विभिन्न एजेंसियों द्वारा अधिकतम इस्तेमाल पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का आपदा प्रबंधन जीरो कैजुअलिटी अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है और केंद्रीय जल आयोग के बाढ़ निरीक्षण केंद्र आवश्यकता के अनुरूप और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होने चाहिए। गृह मंत्री ने उत्तर पूर्व में कम से कम 50 बड़े तालाब बनाकर ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को डाइवर्ट करने की व्यवस्था पर जोर देते हुए कहा कि इससे बाढ़ से निजात के साथ साथ कृषि, सिंचाई व पर्यटन विकसित हों। उन्होंने कहा कि नदियों के जल स्तर के पूर्वानुमान को अपग्रेड कर बाढ़ की समस्या को कम करने के प्रयास के साथ ही बाढ़ की स्थिति में जल भराव से निपटने के लिए सड़क निर्माण के डिजाइन में ही प्राकृतिक जल निकासी का प्रावधान हो। गृह मंत्री ने एनडीएमए और जल शक्ति मंत्रालय को सिक्किम और मणिपुर में आई बाढ़ का अध्ययन कर गृह मंत्रालय को विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। साथ ही जंगल की आग को रोकने के लिए नियमित रूप से फायर लाइन बनाने, सूखे पत्तों को हटाने और स्थानीय निवासियों और वन कर्मियों के साथ समय समय पर मॉक ड्रिल करने को भी कहा। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा विकसित की गई मौसम, वर्षा और बाढ़ चेतावनी संबंधित ऐप्स को एकीकृत किए जाने की जरूरत पर भी जोर दिया। कई राज्यों में हो रही बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत दी है। दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश से लोगों को काफी राहत मिली। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर के कुछ हिस्सों में बारिश के बाद पानी सड़कों पर भर गया। तो वहीं गुजरात के डांग शहर में तेज बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। मुंबई में मानसून थोड़ा थमने के बाद अब फिर से सक्रिय हो गया है। शहर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई।
पिछले कुछ महीनों में भीषण गर्मी की मार झेल रहे लोगों को राहत मिली है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में रविवार सुबह बादल फटने से कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। बाढ़ में कई घर और वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। बाढ़ का पानी राष्ट्रीय राजमार्ग 415 के कई हिस्सों में भर गया, जिससे राजमार्ग पर कई वाहन फंस गए। जिला प्रशासन ने लोगों से नदियों के किनारे और भूस्खलन के खतरे वाले क्षेत्रों में न जाने की हिदायत दी है। जिला प्रशासन ने 7 स्थानों पर राहत शिविर लगाए हैं। उधर असम में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से राहत के साथ ही बाढ़ की स्थिति में सुधार के संकेत दिखे हैं। हालांकि अभी भी 12 जिलों के 1027 गांवों में 2,60,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों की संख्या करीमगंज में करीब 1,40,000 है। राज्य भर में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 29 तक पहुँच गई है। फिलहाल कोपिली और कुशियारा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और दिल्ली में गहराते जल संकट के बीच कोई स्थायी समाधान नहीं दिख पड़ रहा है। आज भी दिल्ली में पानी पर जमकर राजनीति देखने को मिली। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का अनशन लगातार जारी रहा, तो आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने आज उपराज्यपाल से मुलाकात कर समाधान निकालने की बात कही। इधर भाजपा दिल्ली सरकार पर लगातार पानी के कुप्रबंधन को लेकर हमलावर बनी हुई है, तो वहीं दिल्ली की जनता पानी के टैंकरों के भरोसे अपनी प्यास बुझा रही है। जल ही जीवन है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष करते यहाँ के लोग, जी हाँ, पानी के लिए जूझते लोगों के ऐसे नजारे यहाँ आम हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में प्यास बुझाने की जगह सियासत जारी है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। लोगों का कहना है कि इस तरह की समस्या हर साल होती है, लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, लेकिन इस समय दिल्ली की बड़ी आबादी जो है वो पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। इस समय हम दिल्ली की गीता कॉलोनी इलाके में हैं और जहां पर पानी की काफ़ी समस्या है। किस तरीके से यहाँ पे पानी की समस्या है, क्या आप लोगों को समस्या हो रही है? यहाँ पे पानी का समस्या तो वैसे सर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे देखो सुबह सुबह में गाड़ी आता है, लोग को पानी लेने में भी बहुत समस्या है। सुबह में उठते हैं, जागते हैं, उसके बाद में तब लेने जाते हैं। यहाँ पे देखिए सुबह 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में गलती से यदि टैंकर आ गया तो जिसने पानी भर लिया उसने भर लिया। बहुत बड़ी समस्या है पानी सभी परेशान रहता है। आज दिन मारपीट होता रहता है, थाना पुलिस होता रहता है, FIR दर्ज होती है फालतू में। इसलिए इसका कोई मतलब देखने सुनने वाला कोई है नहीं। पानी का भीड़ लग जाता है, आदमी सब लड़ाई भी करता है, बहुत दिक्कत हो जाता है, बहुत भीड़ लग जाता है। दिल्ली में जल संकट को लेकर भाजपा आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की स्थिति को सुधारने की बजाय आम आदमी पार्टी अपनी असफलता को छुपाने का प्रयास कर रही है। एक राजनीतिक नौटंकी है जो आम आदमी पार्टी कर रही है। इस संकट के समय इनको चाहिए था उपाय ढूंढना, इनको चाहिए था वजीराबाद गैराज की नालों की सफाई कराना, गाद निकालना, इनको चाहिए था जहाँ जहाँ लीकेज हो रही है उसको ठीक करवाना। जितने लीकेज पॉइंट मीडिया में आए हैं आज भी वो वैसे के वैसे चल रहे हैं। मतलब स्थिति को सुधारने की बजाय अपनी असफलता को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग। अपनी चोरी कालाबाजारी को ढकने का एक प्रयास, असफल प्रयास है और इस नौटंकी से कुछ हासिल होगा मुझे नहीं लगता। इधर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी है। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट को लेकर 21 जून को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। आपका आरोप है कि हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं दे रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी के सभी सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेताओं ने रविवार को उपराज्यपाल VK सक्सेना से पानी की कमी को लेकर चर्चा की। मुलाकात के बाद आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उपराज्यपाल ने जल संकट के समाधान का आश्वासन दिया है। हमारे सभी विधायक साथी LG साहब से मिले और अच्छे वातावरण के अंदर बातचीत हुई। बातचीत में हमने LG साहब से निवेदन किया कि आप हरियाणा से बातचीत कीजिए। हरियाणा अभी भी करीब 113 MGD पानी दिल्ली में कम छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों लोगों को परेशानी हो रही है। और LG साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वे हरियाणा की सरकार से बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि दिल्ली का पानी हमें मिल सके। दिल्ली में पानी की समस्या नई नहीं है, लेकिन पिछले कई सालों से बढ़ी जनसंख्या के मुताबिक स्वच्छ पानी के लिए संसाधनों के निर्माण पर राज्य सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने से समस्या और विकराल हो गई है। वहीं टैंकर माफिया ने समस्या को काफी हद तक और बढ़ा दिया है। ब्यूरो इनपुट के साथ अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट, DD न्यूज।
18वीं लोकसभा का पहला सत्र कल से शुरू हो रहा है। 24 जून से 3 जुलाई के बीच शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में 18वीं लोकसभा का गठन हो जाएगा। सत्र के पहले दिन परंपरा के मुताबिक प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे सबसे पहले मीडिया को संबोधित करेंगे। बाद में लोकसभा शुरू होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त वरिष्ठ सांसद भर्तृहरि महताब सभी सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। ओडिशा से सांसद भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब 7 बार सांसद रह चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने तक वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को कहा था कि 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण 24 और 25 जून को पूरा हो जाएगा। लोकसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और अगले 5 वर्षों के लिए सरकार का रोड मैप पेश करेंगी। राज्यसभा का सत्र भी 27 जून से शुरू हो जाएगा। उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद में अपने मंत्रिपरिषद का परिचय कराएंगे। प्रख्यात विचारक और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नमन किया। उन्होंने लिखा, देश के महान सपूत, प्रख्यात विचारक और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर सादर नमन। मां भारती की सेवा में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका ओजस्वी व्यक्तित्व देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। आज यदि 23 जून की तारीख भारतीय विमानन क्षेत्र के लिए काले दिन से कम नहीं है। आज ही के दिन एयर इंडिया के एक फ्लाइट की दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई थी और यह आतंकवादी हमला था। इस हादसे में 329 लोगों की जान चली गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा, आज इतिहास में आतंकवाद के सबसे बुरे कृत्यों में से एक की 39वीं वर्षगांठ है। AI 182 कनिष्क के 329 पीड़ितों की स्मृति में मेरी श्रद्धांजलि, जो 1985 में आज ही के दिन मारे गए थे। मेरी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ हैं। यह वर्षगांठ हमें याद दिलाता है कि किसी भी तरीके से आतंकवाद की किसी भी घटना को सही नहीं ठहराया जा सकता। रुख करते हैं इसरो की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की ओर। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी RLV के क्षेत्र में इसरो ने आज बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसरो ने आज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV और लैंडिंग प्रयोग लेक्स में लगातार तीसरी और अंतिम सफलता हासिल की। इसरो ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके RLV लेक्स यानी पुष्पक विमान की सफल लैंडिंग की जानकारी दी। इसरो ने बताया कि पुष्पक ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उन्नत स्वायत्त क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए एक सटीक क्षैतिज लैंडिंग को अंजाम दिया। इस टेस्ट को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बने एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सुबह 7:10 पर किया गया। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।